देखो क्लास, एनसीईआरटी ने इसी के साथ एक और फॉर्मूला बनाया है, दैट इज इक्वल कप्पा इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय आर, यानी रेजिस्टेंस। और देखो तुम यहाँ से इसको डिराइव कर सकते हो। देखो एनसीईआरटी ने क्या किया, कप्पा को यहीं रहने दिया, इसी से इस फॉर्मूले को बनाया। देखो कप्पा को तो एनसीईआरटी ने यहीं पे रहने दिया, ठीक है, सेल कांस्टेंट को वो डिवाइड में ले गई, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी अपॉन में, तो इसको उल्टा करोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, तो ये भी आपको याद करना है। देखो भाई सारे फॉर्मूले इधर से उधर से ही डिराइव होंगे, ठीक है। तो बेसिक जो फॉर्मूले एनसीईआरटी में है वो मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, बाकी थोड़े बहुत आपको पता होने चाहिए, ठीक है। वही सेल कांस्टेंट के लिए जी स्टार और रेजिस्टेंस के लिए आप यूज़ करोगे आर, और इसके लिए यूज़ करोगे 1 अपॉन, ठीक है। तो ये रहे आपका पूरा डेटा। रेजिस्टेंस के लिए आर यूज़ करोगे, सेल कांस्टेंट के लिए जी स्टार यूज़ करोगे, कप्पा सेल कंडक्टिविटी है आपकी, ठीक है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कह लो या फिर आप अपनी सेल की कंडक्टिविटी भी कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक नया टर्मिनोलॉजीज जो एनसीईआरटी यूज़ करती है, दैट इज़ योर मोलर कंडक्टेंस। अब मेरी बात सुनो, ये फॉर्मूले मोलर कंडक्टिविटी, ये जो फॉर्मुलेज हैं ये आपको टिप्स पे होने चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, उससे न्यूमेरिकल ही आएंगे, तो मेरी तो रिक्वेस्ट है कि सारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, सारे एनसीईआरटी से बाहर कोई भी न्यूमेरिकल मत करो, बट एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल टिप्स पे कर लो, तभी कुछ हो पाएगा, वरना तो भूल जाओ, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी का साइन होता है पाई एम, ठीक है, और ये होता है कप्पा अपॉन में सी, ओके। या फिर इसके लिए एक और फॉर्मूला यूज़ होता है, दैट इक्वल्स टू कप्पा इंटू में 1000, दैट इज 1000 डिवाइडेड बाय मोलैलिटी। और जब मोलैलिटी में, ठीक है, मोलैरिटी क्या बोला, अच्छा सॉरी, कप्पा इंटू में मोलैरिटी, सॉरी मोलैरिटी, राइट। और सर मोलैरिटी का फॉर्मूला अपने को पता है क्या होता है, मोलैरिटी का रिप्रेजेंटेशन होता है एम, और फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम दैट शुड बी इन लीटर। अब देखो अगर यहाँ पे मैंने 1000 से मल्टीप्लाई लगाया तो जो वॉल्यूम होगा बेटा जी वो होगा मिलीलीटर में, तभी तो उसको 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई किया है ना मैंने। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अपने को याद रखनी है। अगर वॉल्यूम अपने को लीटर में दिया है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, दोबारा बता रही हूँ, अगर वॉल्यूम अपने को लीटर में दिया है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो फॉर्मूला लिख रही हूँ मैं, कप्पा मल्टीप्लाई कप्पा डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, यानी ठीक है, ऊपर मैंने 1000 से मल्टीप्लाई नहीं किया तो इसका मतलब मेरा वॉल्यूम किस में देखा बेटा, लीटर में देखा। वैसे जनरली इस फॉर्मूले से अपना काम हो जाता है, एनसीईआरटी में सारा यही फॉर्मूला लगा हुआ है, पर मैंने दूसरा वाला भी लिख दिया, ठीक है जी, ताकि गलती ना हो। ओके अब सुनो ध्यान से, एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल है 3.4, उस न्यूमेरिकल को करके देखना, सॉल्व न्यूमेरिकल है, अगर नहीं लगेगा तो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको हेल्प कर दूँगी, ठीक है। एग्जाम्पल है 3.4 एंड इट इज़ अ सॉल्व न्यूमेरिकल, तो इसको लगा के देखना, नहीं लगेगा तो मैं बता दूँगी आपको, ठीक है। अब ध्यान से सुनो क्लास, देखो हमारे पास दो तरह के कंडक्टर होता है, या आप लोग बेसिकली दो तरह के कंडक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। एक तो आप है आपका मेटालिक कंडक्टर, है ना, और एक आप पढ़ते हो आपके इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में, जो आपका गैल्वेनिक वाला है, गैल्वेनिक सेल कहते हो जिसको आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल। देखो अब देखो क्वेश्चन कहाँ से आता है कि किसी भी कोई भी आपको मैंने मटेरियल दे दिया, उसका कंडक्टेंस जो है, उसका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम मेटालिक कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, और एनसीईआरटी में इसके लिए वर्ड यूज़ किया हुआ है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, तो कोई दिक्कत नहीं, बात वही है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप बस यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो किस लिए होती है, बिल्कुल 10th क्लास में पढ़ गया है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, राइट। वैसे आप चाहो तो ये रफ नोट्स भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट्स के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, एक तार है बस, बढ़िया, राइट। इसमें क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है तो करंट इस डायरेक्शन में मूव करता है। अब सुनो, देखो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगी आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, पहला वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। दूसरा, फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर एनसीईआरटी लिखती है इनके लिए वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो दोनों का मतलब सेम ही है, राइट। फ्री इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही फ्री होते हैं जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो पता होता है ना, देखो ये एटम है एक सोडियम का, मानो 281,
कन्फिग्रेशन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, इसी को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो सबसे बाहर वाली शेल में है, क्योंकि यही उछल कूद करेगा, यही जाएगा यही आएगा। बाकी ये दो जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस की पकड़ में है, तो ये तो बाहर जाएंगे नहीं, जो बाहर जाएगा वो यही इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसीलिए इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, दूसरा किस पे डिपेंड करता है? दूसरा डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटल। आपने जो मेटल लिया है ये नेचर ऑफ सब्सटेंस कह लो, सब्सटेंस कैसा है ना। जैसे आप कहते हो कि मैम गोल्ड जो होता है वो सबसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ना, और उससे थोड़ा सा कम क्या होता है, कॉपर का होता है, सिल्वर का भी बहुत अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो वो नेचर ऑफ सब्सटेंस पे, जैसे गोल्ड है AU राइट सिंबल, AG सिल्वर, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, उससे कम कॉपर की होती है, तो वो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। और थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट टेम्परेचर। अब ध्यान से सुनना, हम गलती कहाँ करते हैं, यहीं पे गलती होती है, बाकी सब तो आपको आता है। टेम्परेचर देखो, आप जानते हो कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन से मूव करते हैं तो वो वहाँ पे होल्स छोड़ जाते हैं, है ना। या फिर आप ऐसे कह सकते हो, देखो ये मान लो कॉपर का रॉड है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। चलो इधर देखो ध्यान से, ये कॉपर का रॉड है, तो ये कॉपर के एटम से जुड़ के बना होगा, ये कॉपर का एटम है, ये भी कॉपर का एटम है, ये भी कॉपर का एटम है, इस तरीके से कॉपर के एटम से जुड़ के बना होगा, राइट। अब देखो ये कॉपर का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल के तार में घूम रहा है, इस कॉपर का इलेक्ट्रॉन भी निकल के तार में घूम रहा है, इस कॉपर का इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इस कॉपर का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल के तार में घूम रहा है। तो देख रहे हो यहाँ पे ये पॉजिटिव, तो अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज जनरेट हो गई है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल्स जनरेट हो गए हैं, राइट। अब देखो होता क्या है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को क्या करते हैं बेटा, इंक्रीज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन तो मूव करते हैं, बट होता क्या है, ये जो पॉजिटिवली चार्ज कर्नल है ये भी मूव करते हैं, और ये भी मूव करते हैं, और इनकी मूवमेंट के कारण होता क्या है, ये क्या करते हैं, देखो अब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में भाग रहा है और इस डायरेक्शन का एटम इस डायरेक्शन में भाग रहा है, तो देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉन के पाथ में एक प्रकार से हिंडरेंस क्रिएट कर रहा है, हिंडरेंस क्रिएट कर रहा है, राइट। ये इलेक्ट्रॉन के पाथ में एक तरीके से हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कहेगा नहीं मेरे को इधर जाना है, पर ये एटम इधर जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन के पाथ में हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो देखो तो फिर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा या इलेक्ट्रॉन कम मूव करेंगे, राइट। तो जिसके कारण हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो कंडक्टेंस होता है बेसिकली उस मेटालिक तार का, उसका जो कंडक्टेंस है बेटा वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूँ तो ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, जिसके कारण ये इस तार को, यहाँ जो तार के अंदर इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ से यहाँ मूव नहीं करने दे रहे, इसके पाथ में आके खड़ा हो गया कि मैं इधर जाऊँगा, ये कह रहा है मैं इधर जाऊँगा, रास्ता एक ही है। तो जिसके कारण टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस घटते हैं, यहीं से क्वेश्चन बनता है, ये इस टॉपिक से क्वेश्चन वाला क्वेश्चन, जिससे क्वेश्चन बनेगा यार, दैट व्हाट हैपेंस व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वायर। तो बच्चे क्या करते हैं, अरे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन दौड़ दौड़ भागेंगे और क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाएगी, फिर कंडक्टेंस बढ़ जाएगी, नहीं उल्टा होता है, ठीक है। तो ये गलती मत करना, ओके। ये है मेटालिक कंडक्टेंस में 3 ही टॉपिक है। अब आ जाओ तुम इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जो तुम्हारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ये लो इलेक्ट्रोलिटिक सेल बना दिया हमने, ठीक है। इधर लगा दिया मैंने एनोड, इधर लगा दिया मैंने कैथोड, इधर लगा दिया मैंने बैटरी या फिर गैल्वेनोमीटर, यहाँ लगा दिया मैंने बल्ब, इमेजिन कर लो, ठीक है। या फिर गैल्वेनोमीटर कुछ भी लगा लो और ये आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल तैयार हो गया, जो अभी आपने गैल्वेनिक सेल पढ़ा है सिंपल लैंग्वेज में, और यहाँ इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, ठीक है। अब होगा क्या, देखो ध्यान से, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, तो आप कहोगे मैम यहाँ पे आपने बर्तन में जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसके ऊपर डिपेंड करेगी, यानी सबसे पहले मैं कह लूँ इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे डिपेंड करेगी, राइट। इलेक्ट्रोलाइट के नेचर का मतलब कि वो इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना भी चाहता है या नहीं चाहता है ना, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, या फिर या इसको और सिंपल करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये लो तुम, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कह रहे हैं ना, ये लो तुम, हमने इसी के अंदर कैथोड लगा दिया, इसी के अंदर एनोड लगा दिया और ठीक है, और